गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग पढ़ रहे थे भ्रौणिकी के अंतर्गत अपन ने पहला अध्याय मानव में युग्मक जन्म और दूसरा अध्याय मानव में निषेचन पढ़ लिया था। तो आप लोगों को पता है निषेचन के फलस्वरूप दो पराग केंद्र को संलयन होता है और दो पराग केंद्रकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अगला अपना अध्याय है। अब युग्मनज क्या करेगा? युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदन, कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदन से भ्रूणीय विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? भ्रूण का विकास। तो आज का अपना अध्याय है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का तीसरा अध्याय। आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। छोटा सा अध्याय, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब भ्रूण का विकास। तो युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदन से भ्रूणीय विकास को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। देखिए इस चैप्टर में भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जिनको मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न बना है भ्रूणोद्भव। ठीक है, एम्ब्रियो जेनेसिस। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? युग्मनज में, यानी निषेचन के फलस्वरूप क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदन से भ्रूण का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भवन। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भवन। तो पहला क्वेश्चन अपना ये बन गया, भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रमिक विकास की प्रक्रिया। मनुष्य में एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होकर नवजात शिशु के विकास तक की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन हम भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत क्या बनता है कि अब इसमें क्या होगा? विदलन की क्रिया होगी और तीसरी क्रिया जो है वो होगा मोरुला का निर्माण। मोरुला किसे कहते हैं? ठीक है, विदलन। ऐसा समसूत्री विभाजन, ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी होती है। ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी होती है लेकिन आकार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, विदलन कहलाता है। तो निषेचन की क्रिया आप लोगों को पता है कहां संपन्न होती है? अंडवाहिनी के अंतर्गत। अंडवाहिनी के अंतर्गत निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात युग्मनज जो है उसके अंदर गति पाई जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिशु का विकास जो है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो अंडवाहिनी से लेकर और युग्मनज के गर्भाशय तक के पहुंचने की जो क्रिया है उसको अपन कहते हैं संरचना, संरचना विकास गति। तो एक प्रश्न ये बन गया अपना, संरचना विकास गति क्या है? युग्मनज का अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचना। और ये गर्भाशय तक पहुंचता है, उसमें गति होती है, उसके साथ साथ उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं। जैसे विदलन की क्रिया होती है, विदलन की क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। प्रारंभ में जैसे मान लीजिए युग्मनज है, ये एक कोशिकीय है और फिर इसके अंदर दो कोशिका का निर्माण होता है, दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है, चार से आठ कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक ठोस गेंदनुमा संरचना इसके अंतर्गत इस प्रकार से कोशिकाओं की, यानी आकार में बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या हुआ? केवल कोशिकाओं की संख्या में ही बढ़ोतरी होती है। और जब कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 16। जब कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? याद रखना ये नंबर आपको, कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है, तब इस ठोस गेंद युक्त संरचना को मोरुला कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं तूतक। तो आप लोग मोरुला ही नाम याद रख लीजिए, इजी नाम है। ठीक है, मोरुला बनता है 16 कोशिकीय ठोस युग्मनज को क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। और मोरुला के जो बनने की क्रिया है उसको क्या कह देंगे? मोरुलेशन, या यही भवन, तूतक भवन या मोरुलेशन, मोरुलेशन। ठीक है, मोरुला के बनने की क्रिया को मोरुलेशन कहते हैं। और मोरुला क्या है? युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप 16 कोशिकीय युग्मनज का निर्माण क्या कहलाता है? मोरुला कहलाता है। और अभी तक जो अपन ने बात की थी ये क्रिया कहां हो रही है? युग्मनज में। और युग्मनज में आप लोगों को याद है कि अंडाणु के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये अंडाणु का जो लेयर है जिसको अपन कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ये भी आपको याद रखना है। अभी तक जोना पेल्यूसिडा का अपघटन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है अपना
क्या है, कोरक भवन, कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन, यानी ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला क्या है, एक प्रकार की गुहा है, यानी मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को कोरक भवन कहते हैं। कोरक भवन किसे कहते हैं, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट या क्या कहते हैं, कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी के निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। गर्भाशय तक जब तूतक, अब युग्मनज किस में रूपांतरित हो गया, मोरुला में या तूतक में, तूतक या मोरुला के गर्भाशय तक पहुंचने पर इसकी बाह्य जो घनाकार कोशिकाएं हैं, क्यूबोइडल चपटी कोशिकाओं की एक परत बन जाती है जिसे पोष कोरक कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पोष कोरक किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो संरचना है इसके अंदर इस प्रकार से चपटी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये चपटी कोशिकाएं इस प्रकार से, देखिए ये चपटी कोशिकाओं का इसके अंतर्गत निर्माण हो जाता है और इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, पोष कोरक। और साथ ही साथ इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक ध्रुव के ऊपर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है इस प्रकार से। और गर्भाशयी द्रव्य के इसके अंदर, गर्भाशयी द्रव्य के इसके अंदर बढ़ने से एक तरल इसके अंदर भर जाता है। ठीक है, इस तरल के भर जाने के कारण कोशिकाएं जो है वो एक ध्रुव के ऊपर एकत्रित हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये संरचना क्या कहलाती है, पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या बन गई, इसके अंतर्गत एक गुहा बन गई जिसे हम क्या कहेंगे, ये बन गई अपनी क्या, कोरक गुहा। कोरक गुहा का निर्माण हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसमें एक तरल भरा रहता है, इस तरल की मात्रा धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाती है और गुहा का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। और ये आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाती है। पोष कोरक कोशिकाएं अत्यंत चपटी हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये अवस्था क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है, कोरक पुटी जो बन गई है, ये कोरक पुटी गर्भाशय की भित्ति से चिपकने की क्रिया संपन्न करती है। यानी गर्भाशय में अब क्या होगा, जो संरचना विकास गति चल रही थी वो संरचना विकास गति जो है अंडवाहिनी के अंतर्गत होती है और ये गर्भाशय के आने के पश्चात संरचना विकास गति जो है वो रुक जाती है। ठीक है, और रुकने का तात्पर्य क्या है, अगर यह गति नहीं रुकती है तो भ्रूण का विनाश होके और वो रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम मिसकरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो कोरक पुट्टी जो है वो क्या करती है, गर्भाशय भित्ति से चिपक जाती है और संरचना विकास गति रुक जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोपण। तो ये एक प्रश्न और बन गया अपना कि रोपण किसे कहते हैं। कोरक पुट्टी का गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होना, कोरक पुट्टी का गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। अब क्या होगा कि मानव में रोपण का यह जो प्रकार है वो अंतराली होता है। अंतराली का मतलब कि जैसे ये धंसता है, अब गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम क्या करती है, इस भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, चारों तरफ से घेर के एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेती है और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, आरोपण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, आरोपण। एक क्रिया हो गई रोपण। रोपण का मतलब संरचना विकास गति का रुकना और कोरक पुट्टी के द्वारा भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति में अंतर स्थापित होना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। और उसके पश्चात गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर है वो एंडोमेट्रियम स्तर क्या कर लेगा, भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेता है, इसलिए इसको अंतराली रोपण भी कहते हैं। और गर्भाशय की भित्ति के द्वारा भ्रूण को चारों तरफ से घेरना क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। अब आरोपण के पश्चात क्या होता है, आरोपण के पश्चात आंतरिक कोशिका समूह। आंतरिक कोशिका समूह कौन सा है, ये क्या है, इनर सेल मास या आंतरिक कोशिका समूह। आंतरिक कोशिका समूह या इनर सेल मास ये क्या करता है, अब 3 जननिक स्तरों का निर्माण करता है। 3 जननिक स्तरों का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में
विभेदित होता है कौन? ये आंतरिक कोशिका समूह। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, या हिंदी में अपन बात करें तो इसको कह देंगे गैस्ट्रुला भवन। तो एक प्रश्न ये फिर बन गया कि गैस्ट्रुला भवन किसे कहते हैं? आंतरिक कोशिका समूह या इनर सेल मास के द्वारा तीनों जननिक स्तर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करना क्या कहलाता है? या यूं कहते हैं कि कोरक पुटी से तीनों जननिक स्तर का निर्माण गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपने भावी स्थानों की ओर अमीबीय गति के द्वारा पहुंचती है। और आप लोगों को ध्यान में होगा जो जितने भी अंग है मनुष्य के अंतर्गत वो सारे के सारे इन तीनों जननिक स्तरों के द्वारा ही बनते हैं। उनमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक्टोडर्म के द्वारा जो अपन ने इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ा था, ध्यावरणीय तंत्र, जो कि अपने कोर्स से हट गया है, ठीक है ना। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है ध्यावरणीय तंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एक्टोडर्म के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है, मेसोडर्म के द्वारा डर्मिस का निर्माण होता है। फिर त्वचीय ग्रंथियां जो है, त्वचा के अंदर जो तेलीय ग्रंथियां, सीबेशियन ग्रंथियां, मेमोबियन ग्रंथि, ये अपन ने पढ़ा था। ये सारी की सारी ग्रंथियां एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होती है। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये भी चैप्टर अपने कोर्स से हट गया है। तो तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु का निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। चालक तथा ऑप्टिक नर्व का निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। नेत्र और कर्ण, जो कि अपने चैप्टर थे ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत, ये चैप्टर भी हट गया है। तो नेत्र का निर्माण जो है, उसका निर्माण, नेत्र का भी निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। ग्रहण उपकला यानी संवेदनाओं को जो ग्रहण करते हैं वो भी एक्टोडर्म के द्वारा। आंतरिक कर्ण का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा। लार ग्रंथि का निर्माण, दांतों का इनेमल, पीयूष काय, पीनियल ग्रंथि, मेडुला, एड्रिनल मेडुला, हाइपोथैलेमस, इन सब का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा। और आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकांश या सबसे ज्यादा अंगों का निर्माण कौन से जननिक स्तर के द्वारा होता है? तो उसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा अंगों का निर्माण मेसोडर्म के द्वारा होता है। मेसोडर्म के द्वारा डर्मिस, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, अंतः कंकाल, संवहनीय तंत्र यानी हृदय और रुधिर वाहिनी, वृक्क, प्रजनन तंत्र, मूत्र तथा जनन नलिकाएं, सिलोम तथा सिलोमिक एपिथेलियम, नेत्र का स्क्लेरोटिक तथा कोरोइड भाग, एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्प्लीन या जिसको तिल्ली कहते हैं, नोटोकॉर्ड, पेराइटल तथा विसरल पेरिटोनियम, दांतों का डेंटाइन, इन सब अंगों का निर्माण मेसोडर्म के द्वारा होता है। उसके बाद में अपना बचता है एंडोडर्म। एंडोडर्म के द्वारा आमाशय तथा आंतरीय ग्रंथियां, जीभ, फुफ्फुस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, मूत्राशय, आद्य जनन कोशिकाएं, गिल्स, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, मध्य कर्ण, यूस्टेकियन नलिका, मध्यांतर, वेजाइना तथा यूरेथ्रा का आद्य स्तर, और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन सब का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। तो ये सब क्या थे? जननिक स्तरों की भविष्यता थी। यानी जो तीन प्रकार के जननिक स्तर किसके द्वारा बने? गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन के द्वारा। कोरक पुटी से तीनों जननिक स्तरों के निर्माण को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। और ये तीनों जननिक स्तर मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर में अपना एक टॉपिक बचा है, वो अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे, जननिक स्तरों का भविष्य, फैट ऑफ जर्मेनियल लेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।